हेलो देयर। तो आज हम अपनी कंटिन्यू करेंगे एयरोडायनामिक्स की सीरीज़ को। दिस इज़ पार्ट 13। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी थिन एयरफॉयल थ्योरी की, और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं फिजिकल ओवरव्यू ऑफ लिफ्टिंग सर्फेसेज। तो यार लिफ्टिंग सर्फेस होते क्या हैं? लिफ्टिंग सर्फेस बेसिकली हमारे वैसे तो हम बात करेंगे विंग्स एंड एयरफॉयल की, पर अब फैंस के अंदर जो हमारे ब्लेड्स लगते हैं और हमारे जो टर्बाइंस होते हैं एंड हमारे जो स्पॉयलर जो कार के ऊपर लगते हैं, वो सब के सब लिफ्टिंग सर्फेसेज हैं। पर हम बेसिकली बात करेंगे अपने विंग्स एंड एयरफॉयल्स की। तो अब तक की हमारी हिस्ट्री क्या रही है? तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा, देखो उसकी शुरुआत हुई थी कैली से। कैली सबसे पहले बना के लाए थे ग्लाइडर 1804 के अंदर। तो उस टाइम पे उन्होंने सबसे पहली चीज़ बनाई थी जो कि उड़ पाई थी, एक कैलीज ग्लाइडर। फिर उसके बाद में आया हमारे फिलिप्स सर ने बेसिकली क्या किया, लेट 18th सेंचुरी के अंदर उन्होंने बेसिकली विंड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और कुछ एयरफॉइल्स बनाए जो कि काम करते हैं। यहाँ पर हम कुछ कुछ कैमर्स देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ कुछ कैमर्स भी यूज़ करे हैं। हालांकि उस टाइम तक कैमरा का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, पर हाँ, यहाँ पर हमें यूज़ देखने को मिलता है। फिर आता है 1903, जहाँ पर राइट ब्रदर्स आ जाते हैं और ये सबसे पहले सक्सेसफुल फ्लाइट कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आता है वर्ल्ड वॉर 1। ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन पॉइंट था फॉर एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब काम करा था हम लोगों ने एयरक्राफ्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है फ्रांस का आईफिल 14, ब्रिटेन का RAF 14 एंड जर्मनी का एल्बेट्रॉस। यहाँ पर एक चीज़ ना हम नोट कर सकते हैं, वो है कि ये सब काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, कि ये फैब्रिक से बना था और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने थिन मतलब बहुत थिन फॉइल्स का यूज़ किया था। राइट ब्रदर्स ने भी इन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर थिन चीज़ों का यूज़ किया था। और इस टाइम पे जो बेसिकली जर्मनी, ब्रिटेन सब के सब ना थिन फॉइल्स का ही यूज़ कर रहे थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न है कि ट्रेडिशन। कैली ने यूज़ किया तो सबके सब इन्फ्लुएंस होकर यूज़ कर रहे थे कि यार ये चलता होगा। अगला था बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री मतलब जब हम लोग ना नेचर से कुछ चीज़ समझते हैं और उसको ना कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बर्ड्स के अगर आप देखेंगे ना, उनकी बॉडी के मुकाबले उनके पंख काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। तो उससे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कैली ने उठाया था कि यार काफ़ी पतले हैं, तो हम शायद इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके पीछे का सिंपल रीज़न, बर्ड्स के पतले है क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न है, लो आ रही है, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर काफ़ी कम है। अब रेनॉल्ड्स नंबर कम होने का मतलब क्या है कि ड्रैग फोर्स एज़ कम्पेयर टू योर फॉरवर्ड मोमेंटम ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या देखो, पतले क्यों चाहिए आपको? अगर ड्रैग फोर्स है, मतलब क्या है कि आपका कुछ ऐसा फ्लो है और ये इतना मतलब इसमें विस्कोसिटी एग्ज़िस्ट कर रही है, बेसिकली आपको ड्रैग डेवलप होगा। इसके अंदर विस्कोसिटी एग्ज़िस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसे काटना होगा और काटने के लिए आपको ना पतले फिंग्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि देखो, नेचर में सबसे तेज़ जो अब तक बर्ड है ना, वो है फ़ैल्कन। उसकी स्पीड कुछ 300 के आसपास है, जबकि हम जो जेट बना चुके हैं ना, वो 900 या 1000 तक चल जाते हैं बड़े आराम से। इवन 1000 से भी ज़्यादा की स्पीड अटेन कर चुके हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पर जब डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार आज की डेट में तो हम थिक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ा कि यार ठीक है, हम विस्कोसिटी को मानते ही नहीं है, हमें विस्कोसिटी कंसीडर ही नहीं करनी है। तो वहाँ से हम लोगों ने ट्रेड ऑफ किया कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा विस्कोसिटी झेल लेंगे, पर हमें हाई स्पीड चाहिए। वहीं पर बर्ड्स ऐसा नहीं करती है। बर्ड्स को बेसिकली बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। उनकी जो नेचर ने बनाया ना उनको, नेचर ने उन्हें ऐसे ही बनाया कि वो ड्रैग से बच सके, और इसीलिए उस टाइम पे ना काफ़ी थिन फॉइल्स का यूज़ होता था टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद में हमारे पेंडल साहब ने बेसिकली क्या किया, सबसे पहला सुपर परफॉर्मिंग बेसिकली एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला विंग बनाया जो कि थिक था, जो कि 1913 के आसपास उन्होंने बनाया था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जिसके बाद में हमारे NSE आ गए। NSE ने बेसिकली क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे अब तक जो भी काम हुआ था ना, उसके बेस पे स्टैंडर्डाइज़ करना चीज़ों को शुरू कर दिया। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए, कुछ फैमिलीज़ डेवलप की कि यार ये एक ही प्रकार के विंग्स हैं, इनके ऊपर ऐसा बेसिकली काम आया है, इसके ऊपर अभी तक स्टडी हो चुकी है, हमें ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं, इनके ऊपर भी काम चलेगा, इसको बाद में हम इसमें जोड़ देंगे। तो NECA यहाँ तक आ चुका था। फिर उसके बाद में 1970 के अंदर एक विंग बनाया गया, दैट वाज़ GAW1, जिसे बाद में NCA एलिस के नाम से जाना गया। इसका सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी कि ये बेसिकली एक अलग सा थोड़ा विंग था। इसके अंदर अलग से एक, आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग से एक्सटेंशन टाइप्स है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि बेसिकली हमारा जो लिफ्ट कोएफ़िशिएंट है 30% से बढ़ गया और लिफ्ट बाय ड्रैग का रेशियो 50% से इंक्रीज़ कर गया। तो ये थी हमारी हिस्ट्री। अब हम आते हैं कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर पे कि यार एक एयरफ़ॉइल का नोमेनक्लेचर है क्या? देखो, एक एयरफ़ॉइल कुछ इस प्रकार की शेप होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक होती है कैम्बर लाइन। कैम्बर लाइन बेसिकली बताती है कि कैसे कर्व है, किस तरीके से हमने कर्व किया है पूरे के पूरे उसको, पूरे के पूरे एयरफ़ॉइल को। और हमारी जो लीडिंग एज, ये है लीडिंग एज और ये है ट्रेलिंग एज। इन दोनों पॉइंट को हम सीधी लाइन से जोड़ दें तो वो हमारा बनता है कॉर्ड लाइन। इसके अलावा ये है हमारी अपर सरफेस और ये है हमारी लोअर सरफेस। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं थिकनेस, एंड जो कैम्बर लाइन एंड हमारे कॉर्ड लाइन के बीच में गैप होता है उसको हम बोलते हैं कैम्बर हाइट।
इसके अलावा ये है हमारा एंगल ऑफ अटैक जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। और ये एंगल ऑफ अटैक लिया जाता है बेसिकली जो भी हमारा यूनिफ़ॉर्म ऐसे फ्लो आ रहा है ना किसी भी डायरेक्शन से, जो भी मतलब उसका एंगल बन रहा है, एंगल हम अल्फ़ा ले रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 0 और हो सकता है बहुत ज़्यादा भी हो। तो इसमें यू इन्फिनिटी का हमारा कांस्टेंट है जो कि हम बेसिकली डिनोट करते हैं एज वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम। तो अब बारी आती है कि चूज़ कैसे करना है, मतलब एक एयरफॉइल को हम चूज़ करते कैसे हैं। सबसे पहले अगर एक एयरफॉइल को चूज़ करना है तो सबसे पहले आपको फैमिली चूज़ करनी होगी, जैसे कि एनएससी से कोई फैमिली उठा ली हमने। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली मैक्सिमम थिकनेस को चूज़ करना है कि कितनी हमें मैक्सिमम थिकनेस रखनी है अपने एयरफॉइल की। उसके बाद में हमें चूज़ करना है मैक्सिमम कैम्बर हाइट को। और ये सब देखो अब डिपेंड करता है, जैसे आप जिस फैमिली उठाओगे ना उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितनी थिकनेस को एडजस्ट कर पाओगे, कितनी कैमरा हाइट को एडजस्ट कर पाओगे। हमारा बेसिकली गोल क्या है, हमारा एक सिंपल सा गोल है कि हमें ना हवा को घुमाना है, हमें हवा को टर्न करना है, हमें हवा को घुमाना है इस तरीके से कि वो डिस्टर्ब ना हो। क्यों? क्योंकि टर्न करने से हमें लिफ्ट जनरेट होगी और डिस्टर्ब करने से ड्रैग जनरेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक नॉर्मल प्लेट ले लें और हम एक जो है एयरफॉइल ले लें। अब एक प्लेट आपने रखी और यहाँ से एक यूनिफॉर्म फ्लो आया और यहाँ पर आपने एयरफॉइल रखी, यहाँ से भी एक यूनिफॉर्म फ्लो आया। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फ्लो सेपरेशन क्रिएट हो गया जबकि यहाँ पर नहीं हुआ। इसका सिंपल रीज़न था कैम्बर के कारण। कैम्बर ने बेसिकली किया क्या ना, आपके एयर फ्लो को सीधे जाने की जगह से रोटेट कर दिया। इससे सेपरेशन क्रिएट हुआ ही नहीं, जबकि यहाँ सेपरेशन क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ कर्वेचर था जो उसको रोटेट करने में कामयाब रहा। वहीं पर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शार्प एज थी। शार्प एज होने के कारण क्या है, वो उसको इधर को धकेल नहीं पाए, वो सीधी निकल गई हवा, जिससे क्या हो गया, सेपरेशन क्रिएट हो गया। तो बेसिकली यार बात आती है कि यार तो बेसिकली यार अब बात आती है कि हमारी ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे किसी भी एयरफॉइल को जो है एरोडायनेमिक बनाती है। तो सबसे पहले आती है स्मूथनेस, कि यार उसकी सरफेस कितनी स्मूथ है। सरफेस रफ होगी तो क्या हुआ, बेसिकली हमारा स्किन फ्रैक्शन टैग डेवलप होगा, तो हमें इसे कम रखना होता है। अगला आता है हमारा स्लेंडरनेस। स्लेंडरनेस बेसिकली क्या मतलब है कि यार आपका जो शेप है वो कितनी जल्दी चेंज हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, ये कितना स्मूथ जा रहा है इसका शेप। वहीं पर हम इसकी बात करें, इसके शेप में झटके से चेंज है, इससे क्या होगा, हमारा वेलोसिटी सेपरेशन क्रिएट होगा। इतनी जल्दी जो हमारा फ्लूइड है ना उसका फ्लो ऐसे रोटेट नहीं कर पाएगा, और रोटेट वो कर नहीं पाएगा। इसका कारण क्या होगा, यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। सेपरेशन को हमें अवॉइड करना होता है। इसका अगला आता है हमारा क्या होता है कि हमें राउंड रखना होता है अपने लीडिंग एज को, क्योंकि अगर ये राउंड नहीं हुआ तो बेसिकली सिंपल सी बात है, आपका जो फ्लो है वो मूव नहीं, वो रोटेट नहीं कर पाएगा, और वो रोटेट नहीं करेगा तो वही फिर से फ्लो सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। अगला होता है कि हमें जो हमारी टेल होती है ना, ट्रेलिंग एज जो होती है, उसको बेसिकली क्या करना होता है, शार्प रखना होता है। फ़ायदा क्या होता है शार्प रखने का, हमारा स्टैग्नेशन पॉइंट फिक्स हो जाता है। और स्टैग्नेशन पॉइंट फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी कूड़ा कंडीशन भी होती है। यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रख रखी है एक फ्लैट प्लेट, और यहाँ पर ये हमारा NACA का 4412, जो कि एक एयरफॉइल शेप है। हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन को प्लॉट कर दिया, किसके बीच में, हमारे कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट एंड एंगल ऑफ अटैक के बीच में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक NACA का जो फॉइल है उसकी हमने इन दोनों में ना स्लोप हमने सेम रखा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट का रिलेशन है वो कितना ज़्यादा हो चुका है, मतलब कितनी ज़्यादा कोफिशिएंट लिफ्ट हमें जनरेट हो रही है NACA के अंदर एज़ कम्पेयर टू हमारी प्लेट के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करने से, थोड़ा-सा कैम्बर यूज़ करने से, थोड़ा-सा एंगल्स को डेवलप करने से और शार्प एजेस को हटाने से। तो यार इस तरीके से हम लोग ना एक बेसिक एयरफॉइल शेप को डेवलप करते हैं। पर अब मेन सीन क्या आता है ना कि आज की डेट में हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है, मतलब ये तो ज़रूरी है पर इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है कि हम जो है उड़ते हुए ड्यूरिंग द फ्लाइट हमारे फोर्सेस एंड मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके। ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो बेसिकली हमें फ़ायदा क्या है, जैसे कि मान लो टेक ऑफ के टाइम पे या लैंडिंग के टाइम पे हमें ना अलग अलग लेफ्ट हैंड मोमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एज़ वेल एज़ कि मान लो अगर आगे कहीं पर टर्बुलेंस हो रहा है तो हमें वहाँ पर जो है शायद ज़्यादा फोर्स डेवलप करना पड़ जाए स्टेबल रखने के लिए। इसके अलावा मान लो कि अगर आगे ना बहुत ज़्यादा ह्यूज टर्बुलेंस ना, आगे चांस से बहुत ज़्यादा बादल वादल आ गए हों अचानक से आपके, तो हो सकता है कि हम कहें क्या, हम फ्लाइट को ना थोड़ा सा साइड से ले जाके ना, मतलब इसको अवॉइड करते हैं इससे टकराना। तो वहाँ पर भी हमें ना एक्स्ट्रा फोर्सेस डेवलप करनी पड़ सकती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ना अच्छा रहेगा कि हम ना कंट्रोल बना पाएँ अपने हम बेसिकली ड्यूरिंग द फ्लाइट अपने फ्लैप्स को कुछ ऐसे मूव कर पाएँ कि हम अपने फोर्सेस एंड मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाएँ। तो यार हम लोग ना कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं। देखिए हमने यहाँ लैंडिंग के एग्जांपल को कंसीडर किया, तो हमें ना वेलोसिटी यहाँ पर कम से कम चाहिए होती है। तो हमने क्या किया, हमने लिफ्ट का फॉर्मूला लिया और यहाँ से वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट के हिसाब से ना एक रिलेशन निकाला। हमने जो पाया कि यार अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट को कम रखेंगे ना तो हमें वेलोसिटी ज़्यादा मतलब मिलेगी, और अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट को ज़्यादा रखेंगे तो हमें वेलोसिटी कम मिलेगी। तो हमने इसका फ़ायदा उठाया और हमने क्या किया, हमने ना कुछ चीज़ें करी कि हमने ट्रेलिंग एज के ऊपर फ्लैप लगा दिया, और हमने क्या किया, हमने कुछ टेस्ट कंडक्ट किए। हमने हमने बेसिकली यहाँ पर पाया कि अगर हम ना अपने फ्लैप को
बेसिकली 10 डिग्री पे या थोड़ा ज़्यादा डिग्रीज़ पे रख देना, बेसिकली नीचे की तरफ मोड़ दें। तो हमें ना कोएफ़िशिएंट ऑफ लिफ्ट ज़्यादा मिलेगा। कोएफ़िशिएंट लिफ्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अपने आप ही वेलोसिटी घट जाएगी। तो हमने बोला यार ये तो बढ़िया चीज़ है। तो हमने एक चीज़ ये डेवलप करी। फिर अगला हमने डेवलप किया कि हमने लीडिंग एजेस के ऊपर ना कुछ स्लैट्स लगा दिए और फिर हमने उसके हिसाब से भी कुछ टेस्ट किए। बेसिकली हमने क्या देखा कि हम अगर अटैक ऑफ एंगल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें ना अचानक से, तो उससे नुकसान क्या होता है, क्या हमें ना फ्लो सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो कि हमें नुकसान कर रहा था। तो हमने क्या किया कि यार हमने आगे एक स्लैट लगाया और फिर उस स्लैट को ना, जैसे हम अपना अटैक ऑफ एंगल इंक्रीज़ कर रहे थे, हमने अपने स्लैट को थोड़ा-सा फ्री कर दिया। उसे फ्री करने से क्या हुआ कि कुछ एयर जो है बेसिकली हमारे स्लैट और हमारे एयरफ़ॉइल जो एक्चुअल विंग है ना, उसके बीच में से निकलनी स्टार्ट हो गई। उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमारा जो ये बेसिकली यहाँ डेवलप हुआ था ना फ्लो सेपरेशन, ये नहीं हमें देखने को मिला। तो ये भी हमें फ़ायदा कर रहा था। जो मॉडर्न एयरफ़ॉइल्स है ना, उसके अंदर हमने कुछ स्लैट्स डाल दिए और कुछ फ्लैप डाल दिए। अब ये चीज़ हमें मदद करती है अलग-अलग सिचुएशंस को कंट्रोल करने में, और इस तरीके से हम लोग आज की डेट में कंट्रोल करते हैं एक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को। तो यार अब आ जाते हैं हम लोग विंग्स पर। तो अब देखो ये तो हो गई कि हम जब 2D साइड से देख रहे हैं, हम बस शेप देख रहे हैं अपने एयरफ़ॉइल का। पर अब हम आ गए हैं 3D के अंदर, जो कि रियल लाइफ़ है हमारी। और यहाँ पर ना हमारे लिए विंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विंग्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? बेसिकली विंग्स ना सिर्फ एरोडायनेमिक्स से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है विंग्स का स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रेंथ कि यार विंग कैसा है और हवा में चलते हुए टूट जाए, ये दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा विंग का बाहर क्या है कि मान लो चलो ठीक है अभी तो सब सही चल रहा है, पर बाहर ज़्यादा होने के कारण क्या हो कि आपने कुछ टाइम बाद जब देखा ना, तो क्रीप के कारण क्या हो गया, आपके विंग्स बैंट कर गए, वो भी दिक्कत है आपके लिए। इसके अलावा आप अगर विंग का साइज़ बहुत बड़ा या बहुत चेंज करोगे ना, तो स्टेबिलिटी भी बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। तो यार अब हम लोग आ जाते हैं हमारे बेसिक्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन विंग। तो यार देखो, हम किस तरीके से अपनी जो है मेन विंग्स को चेंजेस कर सकते हैं, उनके ऊपर मतलब हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है नंबर। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक सिंपल एक मोनो मतलब एक सिंगल विंग लगाने की जगह ना, हम लोग जो है बायप्लेन बना सकते हैं। 2-2 3-3 या मल्टी विंग्स लगा सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि हमें सेम फ्यूज़ेलाज़ से ज़्यादा बेसिकली लिफ्ट मिल जाएगा। पर दिक्कत है ये बहुत ना मतलब ओल्ड फैशन्ड हो गया है, और यूजुअली हमें जो लिफ्ट चाहिए होती है 2 साइड सिंगल विंग लगाने से भी बन जाती है। आपको ना मतलब मल्टीपल विंग लगाने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर आता है पोजीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करती है आपके बेसिकली एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी। आप चाहो तो अपने बेसिकली फ्यूज़ेलाज़ के ऊपर लगा दो, या फिर बीच में लगा दो, या फिर नीचे लगा दो। फिर आता है सपोर्ट। अब ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, क्योंकि हम ना काफ़ी अब आगे आ चुके हैं। हमने ऐसे मटेरियल्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए हैं अब, कि हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हमें सपोर्ट देना पड़े अपने विंग्स को। देखिए एक होता है बिना किसी सपोर्ट के आप सीधा कैंटिलीवर कर दो, और एक होता है कि आप क्या करो, सपोर्ट दे दो। आप ब्रेसेस लगा दो या कुछ और लगा दो, आप सपोर्ट दे दो उनको। पर ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया। अब हम कैंटिलीवर करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे मटेरियल ऐसे स्ट्रक्चर हमने बना दिए हैं जो हमें फ़ायदा करते हैं ऑलरेडी। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। अगला आता है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस्पेक्ट रेशियो आपकी एफिशिएंसी को तो बनाता ही है, साथ में आपका बेसिकली आपको पंगे पड़ेंगे स्ट्रेंथ बनाए रखने में, क्योंकि आपका विंग अगर बहुत बड़ा होगा ना, तो मोमेंटम वगैरह ज़्यादा होता है एक पॉइंट के बाद, मतलब मोमेंट। तो उससे क्या होगा कि चांसेस है कि क्रीप आ जाए या फिर बहुत हाई स्ट्रेसेस डेवलप हो जाए, टूट सकता है, बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में आता है आपका कि आप ना अपने जो विंग है उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस कर सकते हो। कि एक होता है रेक्टेंगुलर विंग आप यूज़ कर लो, एक है टेपर्ड विंग यूज़ कर लो, एक है एलिप्टिकल विंग यूज़ कर लो, एक है डेल्टा विंग यूज़ कर लो। अब ये भी एफिशिएंसी में तो बहुत बढ़िया काम करता है, पर वहीं पर आपको दिक्कत है कि आपको कंट्रोल कितना कर पाओगे अपने जहाज़ को, कि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए आपका बीच में जहाज़। फिर यार उसके बाद में एक आता है आपका स्वीप। अब स्वीप में क्या सीन है ना, कि स्वीप का मतलब है कि आपका मतलब जो आपके पंख है वो पीछे की तरफ हैं जा रहे हैं, मतलब पीछे को मुड़ रहे हैं, कि सीधे हैं या फिर आगे को मुड़ रहे हैं। तो ये बेसिकली ना एक मतलब आपको ये समझ आएगा कि यार डिज़ाइन कंस्ट्रेंट क्या है आपके जहाज़ का। इसके अलावा आपका जहाज़ कितना स्टेबल रहेगा, ये इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक आता है बेसिकली आपका हेड्रल। अब हेड्रल का क्या मतलब हुआ कि यार अगर आप सामने से अपने जहाज़ को देखोगे ना या पीछे से, तो आपके पंख ऊपर की तरफ टिल्टेड है या नीचे की तरफ टिल्टेड है। ये भी आपकी स्टेबिलिटी एंड कितना आप कंट्रोल कर पाओगे आपके जहाज़ को, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्या कर सकते हो। तो यार अब आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशंस पर, जो कि बेसिकली हम विंग्स के अंदर कर सकते हैं, और बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं फ़्लाइट की परफॉर्मेंस और उसके कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस, फॉर एग्जांपल हमारे फ्लैप्स एंड एलरॉन। इसके अलावा थोड़े स्लैट्स वगैरह जो कि आगे साइड पे लगते हैं, ये बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे कोफिशिएंट और लिफ्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारा एलरॉन यूज़ होता है वो बेसिकली होता है रोल के लिए, कि हमें अगर कभी जहाज़ को रोल कराना पड़ जाए। रोल मतलब क्या होगा कि आपका मतलब जहाज़ ना, अगर आप मतलब हाथ लो अपना, और अपने जो जहाज़ का जो नोज़ होती है ना, हाथ की सब उंगलियों के टिप्स को मान लो आप, ठीक है? और फिर अपने हाथ को मतलब सिर्फ़ अपने हाथ को रोटेट करने की कोशिश करो।
बिना मतलब ये फ्यूज़ेलाज़ है पूरा आपका ना, जो उँगलियों से लेके आपकी हथेली पीछे तक जा रहा है। तो ये आपका फ्यूज़ेलाज़ है। अब इसको रोटेट करने की कोशिश करो। तो इस तरह के मूवमेंट को ना हम लोग आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं रोल। तो रोल को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका इसके अलावा हमारे आते हैं उसके बाद में स्पैन वाइज़ फ़्लो कंट्रोल। बेसिकली स्पैन वाइज़ मतलब ये हमारा स्पैन हो गया ना, तो इसके हिसाब से जो बेसिकली इस साइड में जो फ़्लो आ रहा है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फेंसेस या फिर टूथ या फिर नोचेस। बट पर्सनली इनका कुछ खास फ़ायदा नहीं था, ये अक्सर ना प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं मतलब जहाज़ की परफॉर्मेंस को। वेल इसकी इसी टाइप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका हम भी बहुत यूज़ होता है, वो होता है हमारे विंग टिप्स या फिर विंगलेट्स, जो कि ये हैं। इनका काम क्या होता है ना, इनका काम होता है बेसिकली आपके यहाँ पे जो एक रोलिंग वॉर्टेक्स क्रिएट होता है, उसको बेसिकली अवॉइड करना। ये क्रिएट क्यों होता है कि ऊपर अलग बेसिकली आपकी जा रही है फ्लो स्ट्रीम, नीचे कहीं अलग से जा रही है। तो यहाँ पर ना दोनों मिक्सअप ना हो जाए, तो ये मिक्सअप होने से रोकता है। ये भी बेसिकली इंस्पायर्ड है बायोमिमिक्री है ये भी। ये ईगल से इंस्पायर्ड है आई गेस, क्योंकि उसके बेसिकली विंग्स होते हैं कैसे ऊपर को रोटेटेड होते हैं। इसके बाद में आपके आते हैं स्ट्रीम वाइज फ्लो कंट्रोल। एक मिनट, कुछ रह गए, यस। फर्स्ट वाले में ये भी आते हैं आपकी जो कि है हमारा रूडर। इसके अलावा आता है हमारा एलिवेटर, जो कि पिच एंड यॉ को कंट्रोल करने के काम आता है। हालांकि इनके अंदर एक ट्रिम फंक्शन मिलता है, जो कि बेसिकली एक बार सेट कर देते हैं पायलट उड़ने के टाइम पर, और फिर वो उसको कांस्टेंट रखता है, इसलिए अपने आप वो एडजस्ट होता रहता है और एक कांस्टेंट इम्पैक्ट देता है हर बार। ऑलराइट, उसके बाद में हमारे आते हैं स्ट्रीम वाइज फ्लो कंट्रोल। तो स्ट्रीम वाइज फ्लो कंट्रोल है कि हमारे यहाँ पर ना एक लीडिंग एज पे हल्का सा एक रूट एक्सटेंशन मिल जाता है, जो कि एक सडनली चेंज जो बेसिकली आपके फ्यूजलाज से विंग के में एक सडन चेंज आता है ना आपके जो फ्लो स्ट्रीम का, तो उसको जो है काफ़ी तक रिड्यूस कर देता है और वोटेक्स कम क्रिएट होने देता है, फ्लो सेपरेशन कम क्रिएट होने देता है। इसके अलावा वोटेक्स जनरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो शॉक वेव्स को क्रिएट होने से रोकते हैं। तो आज हमने बेसिकली क्या-क्या पढ़ा है ना, देखो हमने सबसे पहले देखा, हमने 2D फॉल्स की तरफ देखा कि उसके अंदर में एरोडायनामिक्स कितनी ज़्यादा यूज़ होती है और कैसे-कैसे हम कर सकते हैं। फिर हम लोग गए 3D विंग्स की तरफ। यहाँ पर एरोडायनामिक्स हमने जाना क्या, एरोडायनामिक्स तो यूज़ होती ही है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर, इसके अलावा कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं स्टेबिलिटी, ये सब कुछ एयरप्लेन का विंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि रियल लाइफ है हमारी। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले बात की हिस्ट्री के ऊपर कि यार कैसे हमारे बेसिकली जो लिफ्टिंग सर्विस है उनकी आज तक हिस्ट्री क्या रही है, खास बात एयरफॉयल एंड हमारे विंग्स की। फिर उसके बाद में हम लोग ने समझा एयरफोर्स की बेसिक नॉमेनक्लेचर क्या है। उसके बाद में हमने समझा कि कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं ताकि हम बेसिकली एरोडायनेमिक कैपेबिलिटी एक एयरफॉयल की चेंज कर सकें। फिर हमने कुछ मॉडिफिकेशन जो कि आज के डेट में यूज़ होते हैं उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद में हम लोग गए विंग्स के पास, और फिर हमने विंग्स पे जाने के बाद हमने समझा कि कैसे हम विंग्स के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और हमारे एरोडायनामिक की कैपेबिलिटीज़ चेंज होती हैं। फिर हम लोगों ने मॉडिफिकेशन के बारे में जाना कि कैसे हमने विंग्स के अंदर भी कुछ चेंजेस कर दिए जो कि आज के डेट में रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। वेल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।